मैं हूं अंकित अवस्थी। डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया पर क्या असर है, अगर यह बात जाननी हो तो इसे देखने के लिए आप ज्यादा दूर मत जाइए। भारत से कुछ ही दूर निकल करके ईरान पहुंचिए और जानिए कि इनकी वजह से, यानी कि इनके द्वारा थोपे गए प्रतिबंधों की वजह से दुनिया में किस तरह से करेंसीज का डिवैल्यूएशन हो रहा है, अर्थव्यवस्थाएं कैसे खत्म और बर्बाद हो रही हैं। इनके द्वारा जिस तरह से मैक्सिमम प्रेशर की नीति अपनाई गई थी ईरान पर, हाल ये हुए कि ईरान अपनी जिद में कहें या अपने अस्तित्व में कहें, उसके लिए लड़ते लड़ते अमेरिका के साथ आज इस तरह मजबूर हुआ कि उसे अपनी करेंसी में से, यानी कि अगर 10,000 रुपए लिखे हुए हैं तो उसमें से 4 जीरो हटाकर उन्हें 1 रुपया बोलना शुरू कर रहा है। जैसे भारत की करेंसी रुपया है, ईरान की करेंसी रियाल है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर रखें। गुजारिश बस यही रहेगी कि आप जितना संभव हो अपने साथियों के साथ इस सेशन को साझा करें। इतनी एनर्जी आपके साथ खर्च करते हैं, उसके रिवार्ड में ना तो कोई लाइक मिलता है, ना शेयर मिलता है, ना सब्सक्राइब मिलता है। मोटिवेशन अगर किल कर दोगे बॉस, तो फिर यार इतनी मेहनत करने का मन नहीं करेगा। मर्जी आपकी है। चलिए, तो उसने रियाल में से अगर 10,000 रियाल कोई वैल्यू हुआ करती थी तो अब उसमें से 4 जीरो हटाकर उसे 1 रियाल कहने का बिल पास कर लिया है। अर्थात अगर 50,000 कहीं लिखा था तो 4 जीरो हटाकर अब से वो 5 बोलेगा, 10,000 1 बोलेगा। ठीक इसी प्रकार से 1 लाख अब 10 बोलेगा। मतलब आप इस तरह से समझिए कि इन्होंने अपनी करेंसी के अंदर से 4 जीरो हटाकर, कभी ये 4 जीरो वाली करेंसी रियाल बहुत मजबूत करेंसी रही होगी, आज उसकी जीरोज को हटा करके अगर 1 के बराबर माना जा रहा है तो सोचिए कि ये कितना डिवैल्यूएट हुई है, मुद्रा का किस हद तक अवमूल्यन हुआ है। परिणाम क्या निकला कि 1 रियाल की जो वैल्यू है वो पहले जो 10,000 रुपए हुआ करती थी, 10,000 रियाल हुआ करती थी, अब वो 1 रियाल रह जाएगी। रियाल 10,000 को यहां टोमान कहा जाता है, तो टेक्निकली अब टोमान और रियाल 1 हो जाएंगे। मतलब 10 रियाल जो हैं वो 1 टोमान की तरह से ट्रीट किए जाएंगे। अभी मैं इस पूरी बात को भी आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन इसी के साथ एक प्रश्न बनता है कि आज $1 के सामने भारत भी रुपये में 88 रुपया कुछ पैसा कुछ चल रहा है। हो सकता है जिस तरह से भारतीय रुपया डॉलर के सामने पिछड़ रहा है, यह भी $1 के बराबर हो सकता है, कभी 100 रुपए तक भी पहुंचे। तो ऐसे में क्या भारत को भी अपने 1 रुपए में से 2 जीरो हटाकर उसे $1 इज इक्वल्स टू 1 रुपया कर देना चाहिए? यह सवाल इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में डॉलर और रुपया बराबर क्यों नहीं है, अगर यह बहुत बेसिक सा सवाल एग्जिस्ट करता है तो आज इस पूरे सेशन को ध्यान से सुनिएगा। पहले हम ईरान की चर्चा करेंगे, फिर हम इंडिया की चर्चा करेंगे। पहले ईरान के कारण समझेंगे और फिर इंडिया के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल हेडलाइंस को देखिए कि ईरान ने अपनी करेंसी में से 4 जीरो हटाने का बिल फाइनली पास कर दिया है, क्योंकि यहां पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। यह खबर निकलकर आती है तो हम समस्त भारतीयों में डॉलर के मुकाबले रुपए की चिंता चढ़ने लगती है। और इसी चिंता को चलते हुए आज हम अपने सेशन में हैं। ईरानी संसद की आर्थिक समिति के प्रमुख ने सरकारी टीवी को बताया कि यह बदलाव जो है ये आने वाले 2 साल बाद लागू होंगे और पुरानी जो रियाल करेंसी है वो उसके बाद भी 3 साल तक चलती रहेगी। दुनिया का लगभग 60% ट्रेड सीधा सीधा डॉलर में होता है। अर्थात डॉलर ही तय करता है कि उसके एक्सचेंज का रुपया कितना होगा। डॉलर के मुकाबले अगर किसी देश की करेंसी में वो सामान नहीं खरीदा जा सके, अगर किसी देश को भारत ने ऑफर किया, जैसे मान लीजिए सऊदी अरब को हमने ऑफर किया कि सर हम आपको 1 जहाज भर के रुपया दे रहे हैं, हमें आप 1 जहाज भर के तेल दे दीजिएगा, तो वो कहेगा कि ये रुपये को मैं चलाऊंगा कहां, रुपया सऊदी अरब में नहीं चलता है, हमारे यहां हमारी करेंसी चलती है। तो ऐसे में आपको हमें ये रुपया डॉलर में कन्वर्ट करके देना होगा, क्योंकि ग्लोबली डॉलर एक्सेप्ट किया जाता है। तो एक तरीके से डॉलर दुनिया की एक वैश्विक मुद्रा बनकर सामने आई। डॉलर वैसे तो अमेरिका की मुद्रा है, लेकिन अमेरिका ने उसे दुनिया में इतना प्रसारित कर दिया अपने प्रभाव से कि लोगों ने उसे स्टैंडर्डाइज कर लिया कि अब हम डॉलर में व्यापार करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होने लगे, और जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होने लगे, डॉलर की ही स्वीकार्यता होने लगी। अब आपने अगर दिमाग लगाया, फिर ये कहें कि नहीं सर ऐसा अगर हो जाए, हम उनसे कहें कि आप हमसे अपनी करेंसी में सामान दे दो और हम आपको अपनी करेंसी में सामान दे देते हैं, फिर से वही सवाल। आप करेंसी एक्सचेंज कर भी लें तो उससे 2 बड़े सवाल पैदा होते हैं कि क्या सामने वाला देश आपसे उतना ही माल खरीदने को तैयार भी है जितना आप उससे खरीदना चाह रहे हैं?
क्या व्यापार में संतुलन है? आंसर आता है नहीं। दुनिया के बहुत से देश व्यापार जिन देशों के साथ कर रहे होते हैं उनसे संतुलित नहीं रहते। आसान भाषा में समझिए, अगर भारत रूस से सामान खरीदता है तेल के रूप में, तो तेल खरीदता है, लेकिन रूस हमसे उतने ही धन का अपने लिए कोई सामान नहीं खरीदता, वो चाइना से खरीदता है। ठीक इसी तरह से भारत अमेरिका से व्यापार करके लगभग $40 बिलियन साल का कमाता है। हम उस धन से किसी और देश के साथ, चाहे चाइना से चाहे रशिया से, अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं। तो हम किसी एक व्यापार के साथ व्यापारिक मुनाफे में है, किसी देश के साथ, किसी एक के साथ व्यापारिक घाटे में है। तो व्यापारिक संतुलन दुनिया में स्थापित नहीं है। ऐसे में किसी ऐसी स्वीकार्य मुद्रा की निर्भरता बढ़ जाती है जिससे व्यापार किया जा सके, और यही स्वीकार्य मुद्रा दुनिया के लिए फिलहाल डॉलर हो रखी है। हालांकि आईएमएफ ने 5 मुद्राओं को वैश्विक रूप से स्वीकार्य मुद्रा के रूप में रिकॉग्नाइज किया हुआ है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो दुनिया में डेट क्राइसिस के समय मदद देता है। ऐसे में उन 5 करेंसीज में डॉलर का नाम सबसे ऊपर है, उसके बाद यूरो का नाम आता है जो कि यूरोप की करेंसी है, इसके बाद में पाउंड का नाम आता है, पाउंड स्टर्लिंग, जो कि यूके की करेंसी है, इसके बाद जापान की करेंसी येन का नाम आता है जिसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार किए जा सकते हैं। आईएमएफ रिकॉग्नाइज करता है कि आप डेट क्राइसिस में उसका यूज कर सकते हैं क्योंकि उसने उसे एसडीआर में, स्पेशल ड्राइंग राइट्स में रखा हुआ है। और अंत में चाइना की रेन मिंबी, जिसे आप युआन कहते हैं, उसका नाम आता है। तो ये 5 करेंसी हैं जो वैश्विक रूप से स्वीकार्यता है, लेकिन किसी देश की अपनी चाहत है कि वो डॉलर में व्यापार करना चाहता है या येन में करना चाहता है। ऐसे में डॉलर की स्वीकार्यता बढ़ती चली गई, और इसी स्वीकार्यता के चलते ऐसे देश जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर आधारित थे, जैसे ईरान को ही ले लें। ईरान अपनी करेंसी, अपनी जीडीपी को केवल तेल बेच करके ही बड़ा बना पाता था। उसके पास बेचने के लिए जो सबसे बड़ा संसाधन था वो तेल और गैस था। ऐसे में उसका माल खरीदने वाला कोई आ ही नहीं रहा, तो उसके यहां पर डॉलर नहीं आ रहा। जब डॉलर नहीं आ रहा तो उसकी जीडीपी नीचे बैठती जा रही है। अब ऐसे में जब आपके पास में खरीदने के लिए तो कोई माल नहीं आ रहा, लेकिन आपकी जरूरतें जस की तस बनी हुई हैं। आपकी जरूरतें जस की तस बनी है मतलब आपके लोगों को आज भी विदेशों से सामान खरीदना है, चाहे अनाज खरीदना है, चाहे फल खरीदने हैं, चाहे उन्हें विदेशी वस्तुएं खरीदनी है, फोन खरीदने हैं, कार खरीदनी है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने हैं। तो आपके इंपोर्ट बिल तो ज्यादा हो गए, एक्सपोर्ट बिल आपके हैं ही नहीं। ऐसे में आप कर्ज में चलते चले गए। कर्ज में चलते चले गए इससे मतलब आपने दुनिया से लोन लिया और लोन लेकर अपना देश चलाना शुरू किया। जब अपना देश लोन पर चलना शुरू हुआ, आपके पास जेब खाली होने लगी। खाली होने लगी से मतलब है कि आपको अब एक फोन खरीदने के लिए भी, क्योंकि कर्ज का पैसा है, तो आपको एक फोन खरीदने के लिए भी जो पहले धन देना पड़ता था उससे अब ज्यादा धन देना पड़ रहा है। अर्थात जो वस्तुएं उपस्थित थी उनके लिए अब आपको ज्यादा धन देना शुरू करना पड़ा, क्योंकि लोगों की पॉकेट्स में अब वो जो धन, जिससे चूंकि वस्तु ही उपलब्ध नहीं है, उल्टा समझ लीजिए कि आपको एक्सपोर्ट के नाम पर तो कुछ बचा नहीं, इंपोर्ट के लिए जो सामान आया अब वो धनाढ्य लोग ही खरीद सकते हैं। तो महंगाई यहां पर बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, जो है वो उन महंगे मतलब अमीरों के पास है। ऐसे में ईरान की जो महंगाई है वो 30% से ऊपर रहने लगी। अभी फिलहाल की ताजा खबरों के अनुसार, आईएमएफ के रिपोर्ट के अनुसार 43% से ऊपर इनकी महंगाई चल रही है। अब इतनी फीसदी महंगाई, इसको कैसे समझें? यानी आज 100 रुपए का जो सामान था वो साल भर बाद 143 रुपए का हो रहा है। इतनी महंगाई। भारत के अंदर महंगाई 2% से लेकर 6% के बीच में कंट्रोल्ड है। भारत इस वजह से एक सुरक्षित देश के रूप में ट्रीट किया जाता है। अब इसी बात की वजह से ईरान ने यह सारा खेला देखा। ईरान ने अपनी इन्फ्लेशन को, क्योंकि कोई ग्रोथ दिख ही नहीं रही है, आईएमएफ ने अपनी तरफ से इन्हें नेगेटिव दिखा दिया है। एक्सपोर्ट के नाम पर तेल बिक नहीं रहा है, इंपोर्ट आ नहीं रहा है, जो इंपोर्ट के लिए महंगाई बढ़ती जा रही, तो 43% के आसपास रिपोर्ट किया गया। दुनिया में 3 सबसे महंगे देश जहां इन्फ्लेशन, यानी आज 100 का माल है, पता चल रहा है कल 200 का हो, ऐसे देश के रूप में निकल कर आए वेनेजुएला, सूडान। वेनेजुएला तो 255% की इन्फ्लेशन लेकर चल रहा है, 100 का माल 350 में। सूडान 75%, और तीसरे नंबर पर ईरान का नाम निकल करके आया। तो इसकी वजह से ईरान की करेंसी गिरती चली गई, क्योंकि उस धन से कुछ खरीदा नहीं जा रहा था। आप खूब रियाल लेकर बैठे तो हैं, लेकिन आप उससे कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबली वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है। आपके ही देश के अंदर डॉलर नहीं है, तो माल खरीद नहीं पा रहे। तो अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर ऐसे तो फिर इकोनॉमी को बंद इकोनॉमी रहना चाहिए अगर किसी देश को अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ानी है। बिल्कुल सही सोचते हैं आप। भारत 1991 से पहले, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से पहले एक बंद इकोनॉमी जैसा ही था। यही कारण था कि हमें एपेक में शामिल नहीं किया गया था। तो बंद इकोनॉमी की वजह से उस समय पर डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत मजबूत था। डॉलर और रुपये की कहानी में हम $1 बराबर 1 रुपया भी सुनते हैं।
ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब हम इतने मजबूत थे तो अचानक फिर कैसा हुआ कि हम 100 रुपए तक पहुंचते चले गए? क्योंकि आप वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एंट्री कर गए। वैश्वीकरण में जब आप एंट्री कर गए तो आपको इंपोर्ट भी करने पड़े और एक्सपोर्ट भी करने पड़े। बाजार ने फिर तय किया कि आपके रुपए से क्या खरीदा जा सकता है। और विशेष रूप से ये जो बड़ी आर्थिक ताकतें होती हैं, जिनकी करेंसी चलती, कहते हैं ना अपना तो सिक्का चलता है, तो जिनकी सिक्के चलते हैं वो इस तरह से दूसरे देशों की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। इनकी इकोनॉमी चूंकि एक्सपोर्ट आधारित थी, इनको अपने यहां से तेल बेचना होता था, वो बिक नहीं रहा था, तो धड़ाधड़ इनकी जीडीपी गिरती शुरू हो गई। जहां सन 2000 के अंदर ईरान की जीडीपी यूएई, तुर्की और सऊदी अरेबिया से ऊपर थी, आज वो उनसे बहुत नीचे चला गया है। आज गल्फ के अंदर अगर हम बात करें तो ये इनके अंदर ईरान जो है वो इन सबसे नीचे की तरफ चला गया है। 341 बिलियन डॉलर की जीडीपी इनकी रह गई है। यानी कि पूरे देश के द्वारा जो उत्पादित की जा रही वस्तुएं और सेवाएं हैं, उनका कुल वैल्यू 341 बिलियन डॉलर रह गया है। ये 341 बिलियन डॉलर होता कितना है? इसको ऐसे समझ लीजिए कि भारत ने यूरोप, अमेरिका और चीन से जो व्यापार किया वो 341 बिलियन डॉलर से ज्यादा था। हम इनसे कम से कम इस समय पर 15 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। आप इससे इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अर्थात ईरान धीरे धीरे डिवैल्यूएट होता चला गया। इनकी करेंसी के अंदर जो कमी है वो आपको अब समझ में आने लगी होगी। और ऐसा क्यों हुआ कि ये तेल, अब से बड़ा सवाल है कि तेल खरीदने वाला क्यों नहीं मिला? क्यों? क्योंकि ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले देश बहुत सारे बढ़ गए, और वो देश वो थे जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं व्यापार के नाम पर। वो अच्छे खरीदार हैं, पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं। उन्होंने बायकॉट कर दिया कि जाओ, हम नहीं खरीद रहे, और जो तुमसे खरीदेगा उस पर भी हम प्रतिबंध लगाएंगे। इस वजह से ईरान दुनिया में दूसरा सबसे प्रतिबंधित देश बन गया आफ्टर रशिया। आज दुनिया में रशिया सबसे ज्यादा प्रतिबंधित है, उसके बाद ईरान, फिर सीरिया का नाम निकल करके आता है। ये सब किया धरा अमेरिका का था, क्योंकि अमेरिका इन्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम में आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था। इसी वजह से ये इस पर मैक्सिमम प्रेशर की तकनीक अपनाते हैं। मैक्सिमम प्रेशर के तहत ये चाहते हैं कि ये अपने तेल 0% बेच पाए। इसके चलते 970 ईरानियन एंटिटीज जो हैं उनको प्रेशर कैटेगरी में डाल दिया गया है। कई तरह के सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। लंबा चौड़ा मामला फंस गया है। ऐसे में फिलहाल के लिए ईरान का एनर्जी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर सब बर्बादी के कगार पर पहुंचे हुए हैं। करेंसी इनकी लगातार डिवैल्यूएट होती चली जा रही है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि ये न्यूक्लियर वेपन अगर बना लिया, उसी दिन इजराइल का खात्मा हो जाएगा और उसी दिन अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट बन जाएगी। तो भविष्य के डर से बचने के लिए अमेरिका ने इन्हें प्रतिबंधों में जकड़ दिया। कहा कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, और जिस दिन इसने यूरेनियम बम बना लिया, यानी कि न्यूक्लियर बम बना लिया, उस दिन इजराइल और अमेरिका को बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। और इसी कारण से इन दोनों के बीच में एक बार भिड़ंत हो भी ली। ईरान और इजराइल कुछ समय पहले भिड़े थे। इस पर हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर सेशन भी आपके सामने किया था। ऐसे में अमेरिका का एक और आरोप रहता है कि अगर तेल खरीद भी लो आप लोग इनसे, तो ये लोग उस पैसे का उपयोग अपने यहाँ की कुर्द फोर्सेज हैं, इनके यहाँ के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनको फंड करने में लगा देते हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड को अमेरिका आतंकी मानता है, जबकि वो इनकी सेना है। बोले ये उसको पैसा देते हैं, इसलिए इनको तेल का पैसा मत दो, तेल मत खरीदो। भले ही ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा हो, लेकिन इससे तेल खरीद में सैंक्शन लगा दिए गए। दुनिया के देश तेल नहीं खरीद पाए। भारत की कई कंपनियां जो तेल खरीदती थी उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। हद तो यह हुई कि ईरान में एक पोर्ट था, चाबहार पोर्ट, जिससे भारत अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जुड़ना चाहता था। कहा कि चाबहार से भी कोई व्यापार करेगा तो उस पर भी हम प्रतिबंध लगाएंगे। इससे भारत को भी बड़ा नुकसान हुआ। कुल मिलाकर के ईरान तक धन नहीं पहुंचना चाहिए, ये एकमात्र इनकी चाहत, और इन्हें लगता है कि ऐसा करके ये ईरान को घुटने पर टिका देंगे। परिणाम स्वरूप वो यूरेनियम बम नहीं बना पाएगा, और वो नहीं बना पाएगा, इसी से ईरान और इसी से इजराइल और अमेरिका बचा रह जाएगा। कुल मिलाकर के उम्मीद है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई हो। अब सवाल बड़ा बनता है, क्या ऐसा कोई और देश पहले भी कर चुका है जीरो हटाने का काम? जी हां, वेनेजुएला, तुर्की, ब्राजील, जिम्बाब्वे, वो तमाम देश हैं जो अब तक ऐसा कर चुके हैं। आपको तुर्की सरप्राइज कर सकता है। जी हां, तुर्की ने भी अपनी लीरा में से 6 शून्य हटाई थी। ऐसा इनके साथ भी हुआ। इन्फ्लेशन तुर्की के यहां भी बहुत जबरदस्त चल रही है, मार्केट उनका भी पिटा पड़ा है। सवाल बड़ा बनता है कि सर डॉलर और रुपया बराबर अगर इस तरह का हाल हो तो क्या हम रुपए के ऊपर से भी 2 जीरो हटा दें क्या? बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि इस समय डॉलर के मुकाबले रुपए के हाल पस्त पड़े हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या भारत के हालात ईरान जैसे हैं क्या? आंसर है जी नहीं। इंडिया के हालात बहुत अच्छे हैं। अभी हम स्टेबल करेंसी की तरह काम कर रहे हैं। इन्फ्लेशन पूरी तरह कंट्रोल्ड है। इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोजेक्शन भी बहुत बढ़िया है। 6.8% के आसपास हम मानते हैं। वर्ल्ड बैंक 6.5% के आसपास ग्रोथ मानती है। और हमारे पास दुनिया में 5वां सबसे बड़ा फॉरेन रिजर्व भी है। तो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार भी पर्याप्त है। यह दर्शाता है कि भारत विदेशों के साथ व्यापार में अच्छा है।
हम लगातार वृद्धि करते जा रहे हैं, यानी कि हमारी जीडीपी ग्रो करती जा रही है, ग्रोथ रेट हमारी बढ़िया है, हमारी इकोनॉमी बढ़िया से एडजस्ट होकर चल रही है। ऐसे में दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना हुआ भारत नहीं चाहेगा कि वो अपनी करेंसी से जीरो हटाए, ताकि उसे इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए तरीका अपनाना पड़े। फिलहाल इन्फ्लेशन कंट्रोल पैमाने में है। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिकमेंडेशंस कहती हैं कि भारत की महंगाई को 2% से 6% तक ही बढ़ना चाहिए। महंगाई ना बढ़ना भी देश के लिए खराब होता है, तो 2 से 6% एक लिमिटेड ग्रोथ परसेंटेज मानी जाती है। भारत उसी ब्रैकेट में चल रहा है, 1.55% के हिसाब से जुलाई में रहा है। वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है वो 6.5% दिया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।